ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 3.7 डैट इज़ द मोमेंटम। अब हमारे पास जो है वो मोमेंटम क्या होता है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो सिंपली इसको P से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये मास एंड वेलोसिटी की जो है वो प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी की जो है वो हमने प्रोडक्ट ले ली तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपली मोमेंटम कह देते हैं। अब मोमेंटम जो है वो अगर उसको हम देखें तो सिंपली यूँ इसको शो करवा देते हैं, इट्स बेटर के सिंपल फॉर्म में हम लिख दें। तो मोमेंटम जो है वो हमारे पास मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट है। अब अगर हम ये बात करें कि मोमेंटम जो है ये किस टाइप का मोमेंटम है जो हमने यहाँ पे शो करवाया, तो ये बेसिकली लीनियर मोमेंटम है। यानी एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद वेलोसिटी v और उसका मास जो है वो m है और वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है, ठीक है। बिल्कुल वो कर्व पाथ जो है वो ओबे नहीं कर रही, वो बिल्कुल लीनियरली मूव कर रही है। तो इस केस में बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होने वाला मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा सिंपली लीनियर होगा। और दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारा मोमेंटम जो है वो बेसिकली वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी सेम उसी डायरेक्शन में बॉडी के अंदर मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें मोमेंटम के यूनिट्स वगैरह की तो उसको भी देख लेते हैं। सिंपली m जो है वो उसके यूनिट होते हैं हमारे पास kg और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम के यूनिट्स आ जाते हैं। इसके अलावा मोमेंटम के एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि वो न्यूटन सेकेंड के इक्वल होते हैं। अब वो किस तरह से आते हैं ये यूनिट्स, तो हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, इसको यूँ लिख लेते हैं कि अदर यूनिट्स क्या हैं, न्यूटन सेकेंड के इक्वल हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए यही इक्वेशन लेते हैं kg ms-1। अब इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं सेकंड से, तो क्या होगा, अब kg ये पार्ट भी नीचे चला जाएगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं इसको जो है वो यहाँ पे लिखूँ और ये पार्ट भी जब नीचे आ जाए तो ये 2 बन जाएगा इस तरह से। अब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये चीज़ हमारे पास न्यूटन के इक्वल है और सेकेंड एज इट इज़। इसका मतलब है कि मोमेंटम के 2 पॉसिबल यूनिट हैं, kg मीटर पर सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड। और डायमेंशन की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास, इसके लिए kg के लिए m, मीटर के लिए l और s के लिए t-1। तो ये आ जाती हैं हमारे पास डायमेंशंस। तो मोमेंटम के बारे में हमने ये तो जान लिया कि ये मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है हमें पता होनी चाहिए कि बेसिकली मोमेंटम की फिज़िकल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये तो हमने इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दी कि ये प्रोडक्ट है, लेकिन हमें इसकी फ़िज़िकल डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अब आप यहाँ पे सपोज कर लें कि हमारे पास जो है वो 2 बॉडीज़ हैं, एक m1 है और दूसरी m2 है। दोनों के मैसेज चेंज हैं और मगर दूसरी चीज़ ये है कि दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही हैं। एक केस हमने ये ले लिया, केस 1। एक सेकंड केस हम और कंसिडर करते हैं कि 2 हमारे पास बॉडीज़ हैं जो कि दोनों सेम साइज़ की हैं, यानी दोनों के मैसेज बिल्कुल सेम है, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। और हम यहाँ पे कंडीशन रख लेते हैं कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, कि जो v1 की वेलोसिटी है वो ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे क्या कंडीशन नज़र आ रही है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। ये बात हमें यहाँ पे जो है वो समझ आ रही। अब अगर हम ये करें कि बॉडीज़ के ऊपर जो है वो हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये बॉडीज़ ऑलरेडी जो है वो मूव कर रही थी, ठीक है। तो अगर अब हम इनके ऊपर कोई ऐसी फोर्स लगाते हैं जो कि इनको रोकने की कोशिश करे, ठीक है, ये बॉडीज़ जो है वो कम्प्लीटली क्या है, इन मोशन है। तो अब अगर हम पीछे से कोई ऐसी फोर्स लगा रहे हैं जो कि इन बॉडीज़ को रोकने की कोशिश करें, तो इस केस में केस नंबर 1 में किस बॉडी को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आंसर ये है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने कह लिया कि इस बॉडी को रोकना मुश्किल है क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है और वजह क्या है कि इसका मास बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम सेकेंड जो है वो केस को डिस्कस करें तो उसमें हमें पता चल रहा है दोनों बॉडीज़ के मासेस सेम है, लेकिन v1 वेलोसिटी ज़्यादा है v2 से।
तो अब दोबारा से ये मूव कर रही हैं, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो किस बॉडी को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा? ऑब्वियसली उस बॉडी को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा जो कि ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमने दो जो है वो पॉइंट्स कंक्लूड किए। हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों मूविंग बॉडी हैं इनकी एक क्वालिटी है जो कि एक्सप्लेन कर रही है कि इन बॉडीज़ को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली पता चला कि इन दो बॉडीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब इन दो बॉडीज़ को अगर रोकना ज़्यादा मुश्किल है तो इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मोशन कितना होगा। ठीक है, कि बॉडी में कितना मोशन प्रोड्यूस होगा, उसकी क्या क्वांटिटी है। तो सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से पता चल रहा है कि ये बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगेगी ये जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसमें कम मोशन प्रोड्यूस होगा, जबकि यहाँ पे इसकी जो हाई मास है यानी बहुत ज़्यादा मास है जो कि इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, वो ये बता रहा है कि इस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे भी तो ये रुकेगी नहीं, यानी इसमें ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस होगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे पता चल रहा है अगर v2 वेलोसिटी कम है तो इस बॉडी को रोकना आसान है, यानी इसमें कम मोशन प्रोड्यूस होगा। और इस बॉडी की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है इस बॉडी को रोकना ज़्यादा मुश्किल है और इसमें ज़्यादा मोशन प्रोड्यूस होगा। तो बॉडी की क्वालिटी कि उसका मास बहुत ज़्यादा है या उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ये एक्सप्लेन करती है कि बॉडी में कितने अमाउंट का मोशन प्रोड्यूस होगा, और दिस अमाउंट ऑफ मोशन और दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसका ही सब टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास हमारे पास जो है वो m के इक्वल है। स्टार्टिंग में ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है कि बिल्कुल जो है वो लीनियरली मूव कर रही है। ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि इनिशियली जो है ये बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी vi। देन क्या होता है? देन ये होता है कि इसके ऊपर हम एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट की फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से अंडरस्टूड है ये क्या होगा कि ये बॉडी जो है वो बड़ी जल्दी अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vf, जो कि इसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो सिंपली हमने क्या बात ऑब्जर्व की कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई की जा रही है जिसका मास m है, तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, और इस चेंज इन वेलोसिटी को हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वलेंट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सिंपली यहाँ पे डेल्टा v लिखें तो क्या आएगा? vf माइनस vi ओवर t, कि बॉडी पे फोर्स लगाई गई तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज होने से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। F इज इक्वलेंट टू m vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, यानी फोर्स किसके इक्वल आ गई? mvf माइनस mvi ओवर t। तो सिंपली क्या पता चल रहा है कि अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज़ चेंज हो गई। पहले यहाँ वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही हमने एक्सेलरेशन को फोर्स में कन्वर्ट किया, यानी एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया फोर्स से, तो यहाँ पे मास मल्टीप्लाई हो गया, और मास के मल्टीप्लाई होने से जो सिंपल वेलोसिटी थी वो कन्वर्ट हो गई है मोमेंटम में। तो ये जो है ये बॉडी का इनिशियल मोमेंटम होगा, जबकि ये हमारी बॉडी का फाइनल मोमेंटम है। तो हम देख सकते हैं कि मोमेंटम में चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कि जब भी एक बॉडी सिंपल लीनियरली मूव कर रही है अपनी किसी सिंपल वेलोसिटी के साथ, तो जैसे ही उस पर फोर्स लगाई जाएगी तो ना सिर्फ उसकी वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होगा, बल्कि उसके जो है वो मोमेंटम में भी चेंज प्रोड्यूस होगा। स्टार्टिंग मोमेंटम अगर mvi था तो फाइनल मोमेंटम mvf होगा।
तो सिंपली उसका मोमेंटम भी क्या हो गया है, चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देयर इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द बॉडी। तो ये था हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपैरिजन विद द मोमेंटम। तो अब हम जो है वो अगर बात करते हैं इसके अंदर एक मज़ीद जो है वो चीज़ की कि सिंपल अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हम देखें तो उसके अंदर हमें कुछ खास पता नहीं चलता कि मैसेज में क्या चेंज प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे हम ये बात देख सकते हैं कि हमारी फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है, यानी उसका मोमेंटम जो है वो चेंज होना डिपेंड कर रहा होता है। मोमेंटम सिंपली mv के इक्वलेंट है। तो मोमेंटम बेसिकली मास पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर बॉडी का मास चेंज होगा तो तब भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा मास डिपेंडेंट होता है, तो अगर मास में कोई चेंज आएगा तो इसका मतलब है बॉडी के मोमेंटम में चेंज ज़रूर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सिंपली इन चीज़ों को भी हम जो है वो इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।